नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी के अभियान की, विरोधियों पर योगी सरकार की कार्रवाई की, जानेंगे पंजाब की आप सरकार का केंद्र से क्यों शुरू हुआ टकराव, केजरीवाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले में क्या है कोर्ट के निर्देश, बात करेंगे राजस्थान बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, भारत रूस के बीच गहरी होती दोस्ती की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की तैयारी। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बनाई योजना। नरेश पटेल हो सकते हैं कांग्रेस की ओर से सीएम पद का चेहरा। दिल्ली दौरे पर है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। देखने पहुंचे दिल्ली सरकार के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल। मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन से मालामाल हुई सरकार। 15% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ रुपए पहुंचा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल। 700 अंक की बढ़ोतरी के साथ सेंसेक्स 59,276 पर हुआ बंद, जबकि निफ्टी 205 अंकों की तेजी के साथ 17,600 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में अभियान तेज कर दिया है। महंगाई के खिलाफ तो पार्टी ने हल्ला बोल ही रखा है, इसके साथ ही उन राज्यों पर भी फोकस किया है जहां चुनाव होने वाले हैं। राहुल आज कर्नाटक में थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों के साथ प्रदेश सरकार को भी अपने निशाने पर ले लिया। तो क्या बोले राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों के बाद से देश में महंगाई का ग्राफ सिर्फ ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि चुनाव से पहले महंगाई पर ब्रेक लगाने की कोशिश हुई और अब चुनाव होते ही एक बार फिर खाने पीने से लेकर ईंधन, हर चीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और सरकार की इसी धोखेबाजी और वादा खिलाफी वाली नीयत पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ अभियान चला रही है। बीते दिन जहाँ दिल्ली के विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को घेरा गया, तो आज राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। 2 दिवसीय दौरे पर राहुल ने कहा कि कर्नाटक सरकार सबसे भ्रष्ट है। भाजपा का उद्देश्य गरीबों से पैसे छीनना और उन्हें अमीरों को देना है। वो राष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों को उठाना चाहते हैं। हम राष्ट्र को एकजुट करना चाहते हैं। कांग्रेस को आगामी चुनावों के लिए युवाओं और महिलाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और सरकार को घेर रही है। ऐसे में कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने पार्टी के लिए 150 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया। बता दें कि इस वक्त कर्नाटक सरकार के खिलाफ राज्य में माहौल गर्म बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक कई विवाद उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव अभियान शुरू करना बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और पार्टी को अगले चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो यूपी की योगी सरकार अपने ही अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ाने में जुटी है। अधिकारियों के निलंबन और ट्रांसफर हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या सरकार जो दावा कर रही है वो ही सच है या फिर इसका कोई दूसरा पहलू है? यूपी में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी सीएम योगी के तेवरों में कोई नरमी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की स्पीड तेज है, तो वहीं बड़े अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला भी जोर शोर से चल रहा है। एक के बाद एक कई अफसरों की कुर्सियां जा चुकी हैं। अवैध खनन और विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट को सील न करने के मामले में सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डीएम के ऊपर विभागीय जांच बैठा दी गई है। वाराणसी के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार भी सस्पेंड हो गए हैं। इन 2 अफसरों से पहले यूपी के 4 आईपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए थे, जिसमें 2 नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पहला नाम एडीजी नवनीत सिकेरा का, जिनको पीटीएस उन्नाव भेजा गया। दूसरा नाम डीआईजी धर्मेंद्र सिंह, जिनको डीआईजी आरटीसी चुनाव बनाकर भेजा गया। इन अफसरों की नई पोस्टिंग से उन खबरों को बल मिल रहा है कि ये तबादले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ाने की सजा है। उत्तर प्रदेश में अब बारी उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की है जो चुनाव के दौरान बदलती सरकार के अंदेशे में समाजवादी पार्टी के खेमे से कनेक्शन साधने लगे थे। कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सरकार के कई अफसर अब उनको सूचना दे रहे हैं, उनके संपर्क में आने की कोशिश में है।
वहीं दूसरी तरफ नई सरकार ने भी ऐसे अफसरों की लिस्ट बनाई है, तो माना जा रहा है कि जल्द कुछ और आईएएस और आईपीएस के साथ साथ बड़े अफसर तबादले या कार्रवाई की जद में आएंगे। तो योगी जी चुन चुन कर उन अफसरों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनसे दगाबाजी की है। योगी सरकार अपने ही अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो बीजेपी की केंद्र सरकार ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। केंद्र सरकार के एक आदेश ने पूरे पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसे लेकर पंजाब की मान सरकार ने आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। तो क्या प्रस्ताव पास हुआ पंजाब विधानसभा में, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह इस वक्त आम आदमी पार्टी यानी कि आप की सरकार है और दोनों ही राज्यों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। दिल्ली सरकार तो पहले ही केंद्र पर उनके कामों में टांग अड़ाने के आरोप लगाती थी और अब केंद्र सरकार ने ऐसा ही कुछ पंजाब में भी करने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके चलते पंजाब सरकार केंद्र का विरोध कर रही है। पंजाब सरकार चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव लाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू किए जाने पर प्रस्ताव पेश किया। भगवंत मान ने केंद्र पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। विधानसभा से पास अपने प्रस्ताव में भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब को पुनर्गठित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। तब से पंजाब और हरियाणा राज्य के नामांकित व्यक्तियों को कुछ अनुपात में प्रबंधन पदों को देकर भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड जैसी सामान्य संपत्ति के प्रशासन में एक संतुलन का उल्लेख किया गया था। अपनी कई हालिया कार्रवाइयों के माध्यम से केंद्र सरकार इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों द्वारा 60-40 के अनुपात में प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में बाहरी अधिकारियों को तैनात किया है और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियम पेश किए हैं, जो कि पूरी तरह से अतीत में हुए समझौते के खिलाफ हैं। मान के इस कदम से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो केंद्र के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दरअसल मान ने ये कदम केंद्र सरकार के ऐलान के खिलाफ उठाया है, जिसमें सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है, जिससे केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरह चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है। सरकार के इस ऐलान के बाद चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार का अधिकार कम हो जाएगा। अब इसी के चलते दोनों सरकारों के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं और पंजाब के सीएम ने केंद्र से सीधी टक्कर ले ली है। लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही केंद्र के साथ उसका टकराव शुरू हो गया है। ये आगे और तेज हो सकता है। आप सरकार के साथ केंद्र का टकराव दिल्ली में भी चल रहा है और गत दिनों तो पीएम मोदी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा तो बीजेपी कार्यकर्ता बौखला गए। उन्होंने दिल्ली के सीएम आवास पर हमला कर दिया। ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखिए ये रिपोर्ट। देश की मोदी सरकार सिर्फ वही सुनना और देखना चाहती है जो उसे पसंद है और जनता को भी वही सुनाना और दिखाना चाहती है जो उसे पसंद है और जिस पर वो राजनीति कर सके। और सरकार का ये रूप अभी हाल ही में देखा गया जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई, जिसे देश की राजधानी दिल्ली में भी टैक्स फ्री करने की अपील की गई। लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐसा करने से इनकार तो किया है, साथ ही बीजेपी नेताओं पर फिल्म का पोस्टर चिपकाने का काम करने वाले जैसी कई टिप्पणियां भी की। लेकिन मोदी राज में कोई कैसे बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और इसी बात का हर्जाना भुगतना पड़ा केजरीवाल को। उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर इस तोड़फोड़ का आरोप लगाया और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और पार्टी ने मामले में एसआईटी से जांच की मांग की। ऐसे में आज इस मामले में पहली सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने याचिका का विरोध किया था। पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रही है। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम आपको जांच से रोक नहीं रहे हैं, आप अपनी जांच कीजिए और स्टेटस रिपोर्ट पेश कीजिए। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। दरअसल इस मामले में आपने आरोप लगाया है कि पुलिस के सामने ही ये तोड़फोड़ हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश तो दे दिए,
चाहिए, लेकिन रिपोर्ट कब तक पेश की जाती है और जांच में क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले ने बीजेपी को सवालों के कटघरे में तो खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो सके। लड़ाई बीजेपी और उसके विरोधियों के बीच ही नहीं चल रही है, बीजेपी के अंदर अलग लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई उन राज्यों में तेज हो गई है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में एक नाम राजस्थान का भी है। राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इसे लेकर पार्टी के कई नेता बगावत के संकेत भी दे रहे हैं। राजस्थान बीजेपी में बंटवारा होता दिख रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के अंदर समझौते को तैयार नहीं है। वो पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रही हैं कि उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, लेकिन बीजेपी वसुंधरा के दबाव में आती नहीं दिख रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मई-जून 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच हुआ विवाद। दरअसल ये वो समय था जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान सरकार और प्रदेश संगठन में कुछ नियुक्तियों को लेकर वसुंधरा और अमित शाह के बीच टकराव इससे पहले ही शुरू हो चुका था और हर बार अमित शाह को ही झुकना पड़ा। यहाँ तक कि अमित शाह को प्रदेश अध्यक्ष भी वसुंधरा के कहने पर ही बनाना पड़ा। वसुंधरा उस समय राजस्थान में सीएम थी, पार्टी के पास जबरदस्त बहुमत था और अधिकांश विधायक उनके साथ थे। इसीलिए अमित शाह की हिम्मत उस दौरान वसुंधरा राजे की राय के खिलाफ जाने की नहीं हुई। भारतीय राजनीति में अमित शाह किसी के सामने झुके हों, ऐसा और दूसरा वाकया नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार गई, वसुंधरा कमजोर पड़ गई। शाह के पास वसुंधरा को मात देने का ये सबसे अच्छा मौका था और वसुंधरा के हटते ही प्रदेश की राजनीति में उनके कट्टर विरोधी सतीश पूनिया को अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाने की औपचारिकता निभाई जाने लगी। पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टरों से वसुंधरा की तस्वीर गायब हो गई और अब उन्हें प्रदेश की राजनीति से किनारा करने की कोशिश तेज हो गई है। वसुंधरा बीते दिनों जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली तो नड्डा ने उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने को कह दिया। वसुंधरा को राजस्थान से राज्यसभा में लाकर केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी नड्डा की ओर से दिया गया। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी राजस्थान में उन्हें सीएम फेस नहीं बनाएगी। बीजेपी सीएम फेस के बिना ही चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में पीएम मोदी ही पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। चुनाव जीतने के बाद पार्टी सीएम पद पर फैसला करेगी। यानी साफ है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि राजस्थान में किसी भी सूरत में वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनेंगी। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया भी इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। चुनाव होने में 1.5 साल बाकी है। ऐसे में बीजेपी की नजर वसुंधरा पर है। क्या वो बगावती तेवर बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगी या फिर अलग पार्टी बनाने का जोखिम उठाएंगी? केंद्र में मंत्री बनने का मौका तो खैर उनके पास है ही। वसुंधरा आसानी से सीएम पद पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाला समय राजस्थान बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। वैसे इस समय यूक्रेन रूस के बीच चल रहे टकराव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। रूस के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। आज उनकी भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच क्या बात हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसे में लगभग सभी देश रूस से दूरी बनाते हुए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत रूस के साथ अपने रिश्ते पहले के ही तरह बनाए हुए है, जिसके चलते अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। वो अपने हित को देखते हुए फैसला लेगा। भारत और रूस के बीच मैत्री संबंध बहुत पुराने हैं और भारत इन संबंधों को कमजोर करने के पक्ष में नहीं है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। जयशंकर से मुलाकात करते हुए रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। भारत तटस्थ देश है और वो अमेरिका के दबाव में भी नहीं है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर भारत के रुख की सराहना करते हुए कहा कि भारत यूक्रेन के मुद्दे को एक तरफा नहीं देख रहा है। लावरोव ने कहा कि भारत रूस के संबंध मुश्किल समय में भी मजबूत बने हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के पीएम मोदी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। वहीं जयशंकर ने कहा कि हमारी आज की बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक तनावपूर्ण स्थिति में हो रही है और भारत हमेशा से मतभेदों या विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने का पक्ष धर रहा है।
तो जहां एक तरफ भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिका से दुरुस्त हुए रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बैठक से एक दिन पहले ही अमेरिका ने आगाह किया कि रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में गतिरोध पैदा करने वाले देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने भारत को एक वार्निंग भी दी थी। दलीप सिंह ने कहा कि अगर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर कोई देश उससे लेन देन बढ़ाएगा तो उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को पसंद नहीं होगा कि भारत रूस के साथ व्यापार साझा बढ़ाए। हर नए दिन के साथ डीजल पेट्रोल के नए दाम देशवासियों के सामने होते हैं और हर बार इनकी कीमतों में वृद्धि ही दिखाई देती है। देश भर में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार कोई राहत देगी, लेकिन राहत की जगह महंगाई का एक और झटका मिला। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम में सरकार ने लोगों को राहत का लॉलीपॉप थमाकर जमकर वोट बटोरे, लेकिन जब चुनावी मौसम बीत गया तो केंद्र सरकार ने महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। तेल की कीमतें आसमान छूने के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 250 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। दाम में इजाफे के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2253 रुपए की हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कोलकाता में यही सिलेंडर अब 2351 रुपए का, मुंबई में 2205 रुपए का और चेन्नई में 2406 रुपए का हो गया है। ईंधन कंपनियों ने 1 अप्रैल से भले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई इजाफा ना किया हो, लेकिन महज 10 दिन पहले यानी 22 मार्च को ही लोगों के घर का बजट बिगड़ चुका है। तब ईंधन कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार में 50 रुपए बढ़ा दिए थे। इसके बाद लाल रंग वाले इन सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 949 रुपए 50 पैसे हो गई थी, जबकि इससे पहले इनके दामों में 6 अक्टूबर 2021 को बदलाव किया गया था और गैस सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे हो गया था। इसके बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम कोलकाता में 976 रुपए, मुंबई में 949 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 965 रुपए 50 पैसे हो गए थे, जिससे लोगों का स्वाद बिगड़ गया था। वहीं अब सरकार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट वाले ज्यादा करते हैं। ऐसे में 250 रुपए की इस बढ़ोतरी से उनका मासिक बजट बिगड़ने वाला है। वहीं आने वाले महीनों में शादी के दौरान भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो कैटरिंग सर्विस वाले भी अपने दामों में इसकी वजह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।